गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। मेटल, सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड ये आपस में कंबाइन होकर के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। जब मेटल लिगेंड के साथ मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाता है तो कॉम्प्लेक्स बनता है। अब वो कॉम्प्लेक्स बनने के लिए एनर्जी रिलीज हुई होगी या हमें एनर्जी देनी पड़ी होगी, ऊष्मा उत्सर्जित हुई होगी। ये सारी चीज़ें उस कॉम्प्लेक्स में देखने पर हमें ये पता चलता है कि वो बनने वाला कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को हम लोग दो तरीके से बताते हैं। एक होता है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और दूसरी होती है उसकी काइनेटिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में यदि कोई कॉम्प्लेक्स बनने में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है या ज़्यादा ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है तो वो कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्टेबल होता है। कहने का मतलब, या इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि यदि कोई एक आदमी किसी काम को वो 8 घंटे 9 घंटे से लगातार कर रहा है और लास्ट में फाइनल रिजल्ट मिलता है, ठीक, और वही काम एक आदमी 2 घंटे में कंप्लीट करता है और तुरंत फाइनल रिजल्ट देता है, तो जो 8 घंटे से लगा हुआ उसकी एनर्जी वहाँ ज़्यादा रिलीज हो रही है, वो ज़्यादा वर्क कर रहा है ना। तो फाइनल रिजल्ट के लिए वो ज़्यादा मेहनत किया है, उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी वहाँ अधिक होगी। या कोई मशीन ही किसी काम को जल्दी कर लेता है और कोई मशीन जो थोड़ा कमज़ोर है वो उस काम को देरी से कर रहा है, लेकिन कर जरूर रहा है। दोनों ही वर्क को पूरा कर रहे हैं। एक मशीन जल्दी कर दे रहा है 2 घंटे में और एक मशीन 8 घंटे में कर रहा है, जो कि वीक है। तो जो वीक मशीन है वो थर्मोडायनेमिक स्टेबल है, और जबकि जो एक और मशीन है जो कि वर्क को जल्दी से 2 घंटे में ही कंप्लीट कर रही है वो काइनेटिक स्टेबल है। यही डिफरेंस है कि वर्क दोनों करते हैं लेकिन टाइम डिफरेंट होता है। एक काइनेटिक स्टेबिलिटी को रखता है और दूसरा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को रखता है। वही बात कॉम्प्लेक्स में भी है। यदि कोई कॉम्प्लेक्स आसानी से डिसोसिएट हो जा रहा है, उसके डिसोसिएशन में किसी तरह की एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, बहुत कम मात्रा में हो रही है, तो वो थर्मोडायनेमिक स्टेबल नहीं होगा। लेकिन वही कॉम्प्लेक्स यदि बहुत कठिनाई से डिसोसिएट हो रहा है, उसको ब्रेक करने के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ रही है या ऊष्मा बहुत अधिक उत्सर्जित हो रही है, जो एंथैल्पी की वैल्यू है वो माइनस आ रही है बहुत ज़्यादा, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, थर्मोडायनेमिक स्टेबल होगा, या हम उसी को थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कहते हैं। लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यदि रिएक्टेंट के द्वारा प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू काफ़ी अधिक है, तो वो कॉम्प्लेक्स जो होगा वो काइनेटिक स्टेबल होगा, या इसको हम काइनेटिक स्टेबिलिटी कहते हैं। तो ये दो अलग अलग स्टेबिलिटी है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। एक कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिक स्टेबल भी है और उसी में काइनेटिक स्टेबिलिटी को भी बताना है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में हम लोग ये लिख सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो होती है वो मेटल लिगेंड बॉन्ड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, या उसके बॉन्ड एनर्जी पर भी डिपेंड करती है, बॉन्ड लेंथ पर भी डिपेंड करेगी। तो मेटल लिगेंड के बीच बॉन्ड जितना ही स्ट्रॉन्ग होगा, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उसकी उतनी ही अधिक होगी। एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी में हम लोग कॉम्प्लेक्स लेबाइल है या इनर्ट है इस बात पे फोकस करते हैं, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी यदि ज़्यादा हो रही है, वो एक्टिवेशन एनर्जी पे डायरेक्ट डिपेंड करता है। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी अधिक होगी वो कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक काइनेटिक स्टेबल होगा। अब इसी में दो कांस्टेंट भी यूज़ किए जाते हैं। एक होता है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड सेकेंड है ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट
स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट में मेटल लिगेंड के द्वारा कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को देखा जाता है और उस रिएक्शन में जो कांस्टेंट हमें मिल रहा है, जिस कांस्टेंट का यूज़ किया जाता है, उसे हम स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट कहते हैं या स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट को बताने के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो मेथड है वो देखिए निम्न तरीके से है। मेटल लिगेंड के साथ अटैच होगा, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होगी और Ml कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब ये Ml अगले स्टेप में दूसरे लिगेंड से अटैच होगा और एक Ml2 बनाएगा। यहाँ पर K1, ये K2 और नेक्स्ट स्टेप में जो सेकेंड रिएक्शन में बन रहा है Ml2 प्लस L, ये Ml3 बनाएगा। इसको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लिख सकते हैं। एंड K1 जो है वो हमारा है क्या, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू K1 इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ Ml अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ml एंड K2 इक्वल टू इसी तरह से होगा Ml2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ml कंसंट्रेशन ऑफ L एंड K3 इक्वल Ml3 कंसंट्रेशन अपॉन Ml2 कंसंट्रेशन ऑफ L। ये जो ब्रैकेट है वो कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है। ये स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट हो गया K1, K2, K3, इसी तरीके से Kn तक जाएगा ये। और स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन के बराबर होता है वो। तो K1 की वैल्यू Ml अपान Ml, Ml2 अपान Ml L और Ml3 Ml2 L। इसी तरीके से Kn के लिए यदि लिखेंगे तो Ml पहले रिएक्शन लिख लेंगे, Ml n-1 प्लस L। इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शन होगी तो Ml n ये बनेगा। यहाँ पर कांस्टेंट Kn हो जाएगा तो Kn इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Ml का कंसंट्रेशन बटे कंसंट्रेशन ऑफ Ml n-1 एंड L। ये हमारा हो गया Kn स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। K1, K2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ में यूज किया गया कांस्टेंट क्या कहलाता है, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जितनी अधिक होती है, जितनी अधिक बढ़ती जाती है, उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक इंक्रीज होती जाती है। अब दूसरा कांस्टेंट जो था, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट की बात करते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये क्या है हमारा, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, मेटल जो होगा वो एक लिगेंड के साथ अटैच होगा और मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट के लिए टर्म यूज़ किया जाता है वो बीटा होता है, तो बीटा 1 यूज़ करते हैं। फिर सेकंड में जो मेटल है उस मेटल को 2 लिगेंड के साथ अटैच करेंगे और Ml2
कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर मेटल 3 लिगेंड के साथ जुड़ेगा और Ml3 बनाएगा। इसी प्रकार N लिगेंड तक ये रिएक्शन जाएगी और मेटल N लिगेंड के साथ जुड़ेगा तो MlN कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। इन सभी के लिए ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू β1, β2, β3 एंड βN हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर β1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ Ml अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M कंसंट्रेशन ऑफ L एंड β2 इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ml2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M कंसंट्रेशन ऑफ L होल स्क्वायर। β3 इक्वल टू हो जाएगा Ml3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M कंसंट्रेशन ऑफ L क्यूब। ये रिएक्शन है ML का क्यूब है, इधर कंसंट्रेशन के ऊपर लगा है। और यदि βN की बात की जाए तो βN इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ MlN अपॉन कंसंट्रेशन ML का N। ये इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर जो ये कांस्टेंट यूज किया जा रहा है β1, β2, β3 एंड βN इज ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू जितनी अधिक होगी स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं β1, β2, β3, βN आर ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो ये दोनों कांस्टेंट हमें ध्यान में रखने हैं। और जो ओवरऑल कांस्टेंट β3 होता है वो स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट से रिलेटेड ही रहता है। β3 इक्वल टू होता है K1, K2, K3 है ना, उसकी जो वैल्यू होगी β3 की, β3 मतलब ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट β3 इक्वल होता है K1, K2, K3। कहने का मतलब ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। तो रिलेशन बिटवीन ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट के लिए हम लोग एक इक्वेशन दे सकते हैं β3 इक्वल K1, K2, K3। ये रिलेशन होता है स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।